हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई चल रहा होगा। और आज हम बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो वेक्टर्स होगा। और ऑफ कोर्स वो कुछ जो बेसिक मैथ्स है वो चलता रहेगा, लेकिन हम वेक्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली वो होगा वेक्टर से रिलेटेड जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, आज हम उस पर बात करेंगे कि तो सबसे पहले इसमें हम वेक्टर से पहले हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो है एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कहाँ वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअली वो भी हम बात करेंगे कि वेक्टर की ज़रूरत आखिर कहाँ पे होती है। ठीक है, क्या बिना वेक्टर के हम मतलब जो है चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई? व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको आप, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिसको मेज़र किया जा सके उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे मास हुआ, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको मेज़र कर लिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कि हम बात करें कि 1 kg शुगर। ओके, तो शुगर का जो अमाउंट है, शुगर का जो मास है, आपने उसको 1 किलोग्राम में मेजर कर लिया, राइट? 1 किलोग्राम में मेजर कर लिया उसको। तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे लेंथ हो गया आपका, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे टाइम हो गया आपका। ये सभी मेजरेबल क्वांटिटी है कि नहीं है? लेंथ है बेसिकली, डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हो, 2 किलोमीटर, 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 डेसीमीटर, जो भी आप मेजरमेंट करना चाहें जिस भी यूनिट में। टाइम है, सेकंड में मेजर करते हैं, आपका आवर्स में होता है, आपका मिनट्स में होता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, अगर आप उसको मेजर कर लिए, इसका मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, मतलब ये जितने भी क्वांटिटी है, प्रेशर हो गया, सभी को आप मेजर कर सकते हैं। मेजर करेंगे आप, उसको हम बोलेंगे इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद से एक चीज़ आता है कि ठीक है, अगर फिर बात करें तो कौन सी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वांटिटी को अगर आप मेजर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी, आप बोल सकते हैं उसको। तो वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, या उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा है बोलना कि फिजिकल क्वांटिटी उस चीज़ को हम नहीं बोलेंगे। तो कौन सा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे कि इमोशंस क्या है? क्या इमोशन को हम मेजर कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अपने पापा से कितना प्यार करता है। ठीक है, क्या उस प्यार को आप मेजर कर पाओगे कि 1 किलोग्राम प्यार कर रहा है, या 2 किलो कर रहा है, या 3 किलो कर रहा है? इसलिए हम इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उसको आपने मेजर नहीं किया है। ठीक है, मेजर नहीं कर पा रहे हैं आप। तो हम जो बात करेंगे एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी पे होगा। सारा का सारा दारोमदार इधर ही है, फिजिकल क्वांटिटी की तरफ हम जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा आप लोग सोच सकते हो कि और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है मेनली। तो यहाँ पे एक्चुअली वही चीज़ आ जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ होती है? इसको हम बोलते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है डिफाइन करते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती है? फिजिकल क्वांटिटी हैज़ 2 टाइप। वन इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि इसको अगर नाम दे दें तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज़ है, 2 चीज़। ठीक है, अब बात करें कि ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या चीज़ होती है, और फिर जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या चीज़ होती है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है, ऑफ कोर्स उसको देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, इसका मतलब स्केलर को भी आप मेजर कर सकते हैं, वेक्टर को भी मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको बिल्कुल दोनों को मेजर कर सकते हैं, उसी के अंदर की कैटेगरी है। समझ में आ रहा है ना? तो जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि जैसे कि आपको ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हैं, जस्ट उसमें नंबर्स की ज़रूरत पड़े, नंबर और जिस यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़े, यानी कि नंबर्स और यूनिट में आप उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी की पूरी तरह डिफाइन कर पाएं, उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वही जैसे शुगर का अमाउंट ऑफ शुगर, जैसे अगर हम बात करें कि अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक, किसी दुकान पे आप गए शुगर खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे जाके आप क्या बोलोगे? बताओ, जाके आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि शुगर दे दो, ठीक है, ठीक है, शुगर दे दो आप, लेकिन उसके बाद में क्या बोलना है? तो एग्जाम्पल दुकानदार मैंने क्या पूछेगा आपसे, कितना चाहिए शुगर? तो आप क्या बोलेंगे एक्चुअली? हाँ, वहाँ पे जो चीज़ आप बोलेंगे एक्चुअली
वही चीज़ उस क्वांटिटी के अमाउंट को डिफाइन कर देगा, उस क्वांटिटी के मास को डिफाइन कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 किलोग्राम शुगर, तो यही बेसिकली क्या हुआ, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, यानी कि इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का जो अमाउंट होगा उसको आपने किस में एक्सप्रेस कर दिया, इसमें एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि इसको आपने मेजर कर लिया बेसिकली। यानी कि 2 किलोग्राम, 2 क्या है, 2 एक नंबर है, और किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज ए यूनिट जिसमें आप मेजर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 किलोग्राम है जिसके अंदर आपका एक नंबर शामिल हो और उसका यूनिट शामिल हो, उसको हम बोलते हैं इट इज ए मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इट इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के अंदर क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड के अंदर एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इट इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इसको बोला जाता है। तो यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, समझ में आ गया। उसी तरीके से आप कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ और हुआ, टाइम मेजरमेंट हुआ। टाइम में अभी मतलब जो है एग्जांपल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको आप बोल सकते हो कि इट इज ए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ, टाइम जो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वक्त लगा आपको, उस टाइम को आपने किस में मेजर कर लिया, ये 10 सेकंड में आपने बता दिया। तो ये जो 10 सेकंड हुआ, आप देख सकते हो कि 10 सेकंड में भी 2 चीज़ है, एक है नंबर और एक है उस किस में मेजर कर रहे हैं वो यूनिट। तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। यानी कि पूरा का पूरा जो फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम था, उस टाइम को आपने इसमें मेजर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि दिस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बात करते हैं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़े। तो ये क्या होता है भाई, मतलब क्या है, कोई एग्जांपल देके आप बताओ फिर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि किसी को हमें रास्ता बताना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम माने कि हम जो है मान लेते हैं कि एक स्कूल का हमें किसी को पता बताना है। एग्जांपल के तौर पे आपका जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो घर है वो यहाँ पे है, दिस इज़ योर हाउस एंड स्कूल इज हियर, स्कूल इज हियर। ठीक है, फिर उसके बाद से और स्कूल का जो रास्ता है वो कैसा है, रास्ता है कि आप जो है ऐसे गए, आप ऐसे गए, फिर उसके बाद से आपका इस तरीके से रास्ता बना हुआ है स्कूल जाने का। यहाँ से ऑफकोर्स ये सभी में जो है वो रास्ता नहीं है, इधर से आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, स्कूल का रास्ता बना। अब जो है अगर कोई आदमी पूछता है कि ये जो स्कूल है आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉन बॉस्को स्कूल है, डॉन बॉस्को स्कूल है। डॉन बॉस्को जो है आपके घर से कोई आदमी पता पूछ रहा है कि डॉन बॉस्को जो है कितना डिस्टेंस पे है, अगर बात करें तो पता कैसे बताएंगे कैसे। तो आप जो है ऐसा बता सकते हो कि डॉन बॉस्को यहाँ से मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक, ऑफ कोर्स। तो जो 5 किलोमीटर मतलब यहाँ से आपने घर से अपने डॉन बॉस्को का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो बताया कि आपने बताया कि 5 किलोमीटर है डॉन बॉस्को का डिस्टेंस हमारे यहाँ से डॉन बॉस्को 5 किलोमीटर है। क्या वो 5 किलोमीटर बता देने से क्या वो आदमी डॉन बॉस्को पहुँच जाएगा, स्कूल पहुँच जाएगा? आप सोचो, डॉन बॉस्को पहुँच जाएगा? देखिए रास्ते ऑफकोर्स बहुत सारे हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कई रास्ते उसके पास हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन वो अवेयर नहीं है कि वो जो डॉन बॉस्को का जो रास्ता है वो कौन सा है। अगर अवेयर होता तो आपसे पूछने का जरूरत ही नहीं होता। तो बात यह है कि घर आपका यहाँ है, कई रास्ते निकले हुए हैं और आपने बता दिया कि 5 किलोमीटर जो है डॉन बॉस्को का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, क्या वो आदमी पहुँच जाएगा? उसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो क्या करेगा? 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, इधर भी और इवन अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं रास्ता इधर से ऐसा सीधा चला जाता है, 5 किलोमीटर इधर भी सीधा जा सकता है, और इधर से अगर कोई रास्ता निकला हुआ इधर से भी 5 किलोमीटर जा सकता है। तो क्या जस्ट ऑफकोर्स आपने एक्यूरेट ही बताया, उसका जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट बताया कि यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का दोनों मिला करके जो है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर आपने बता दिया। क्या वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है? वो डॉन बॉस्को का पता बताने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने उसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाए कि बेसिकली वो क्या हुआ कि हमने जो डिफाइन किया है यहाँ पे उसमें कुछ तो मिसिंग है, जिसकी वजह से ही वो जो है कहीं भी जा रहा है लेकिन वो डॉन बॉस्को मिल नहीं रहा है उसको। लेकिन आपने तो 5 किलोमीटर एग्जैक्ट बताया, फिर भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ कमी है कि नहीं है? उसी कमी को जो पूरा करेगा वो होगा। क्या चीज़ कमी है आप बताओ? जो कमी है वो डायरेक्शन की कमी है। अगर हम इसी 5 किलोमीटर के अंदर में डायरेक्शन भी ऐड कर दें, फिर उसके बाद से वो आपका
जो स्कूल है, जो जहाँ पे उसको जाना है वो पहुँच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जस्ट उसको एक डायरेक्शन ऐड कर दूँ कि आप एक काम करें, आप जो है आप यहाँ पे घर पे खड़े हैं, आप जो है सीधा आप नॉर्थ में मत मान लो कि यहाँ सीधा नॉर्थ में 3 किलोमीटर आप चले जाओ। 3 किलोमीटर जस्ट जाने के बाद में आप जो है नॉर्थ में जाने के बाद में आप मान लेते हैं कि ईस्ट में आप 2 किलोमीटर मुड़ जाना, वहाँ से एक और रास्ता गया है, ईस्ट में 2 किलोमीटर मुड़ जाना है, आप डायरेक्ट डॉन बॉस्को के गेट पे पहुँच जाएंगे और प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने क्या किया कि इसी चीज़ को आपने डिस्टेंस के टर्म्स में जब हम ऐड कर देंगे कि यहाँ से आप नॉर्थ में जाइए 3 किलोमीटर, वहाँ से आपको फिर से एक रास्ता दिखेगा और वहाँ से आप ईस्ट में मुड़ जाएंगे 2 किलोमीटर, आपका डॉन बॉस्को आ गया। यानी कि क्या हुआ, आपने डिस्टेंस में डायरेक्शंस को ऐड कर दिया। डायरेक्शन को ऐड करने के बाद वो चीज़ों को जो पता था उसको आपने एक्यूरेटली डिफाइन कर दिया या नहीं कर दिया। इसको हम बोलते हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसके लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत ना हो, जिसके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। कोई और एग्जांपल ऑफ कोर्स आप लोग सोच सकते हो। अब जैसा कि अगर हम चूंकि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारा एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे फोर्स हुआ, वेलोसिटी हुआ, या फिर उसके बाद से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे हैं जिसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। उसको डिफाइन करने के लिए आपको उसके अंदर में वेक्टर, उसके अंदर में डायरेक्शन आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसा अब थोड़ा सा मैं इसको कंपेयर करूं कि स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी, आई मीन वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पे अगर हम कुछ खरीदने के लिए गए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्केट में गए होंगे आप लोग, मान लेते हैं कि मुझे एक किलो आलू खरीदना है। जा करके अगर हम उसको बोलें, जो दुकानदार है, कि आप हमें 2 किलो आलू दे दो, नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए, टेंशन में आ जाएगा वो, ये यार क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि उसमें हमें क्या हुआ, उसमें डायरेक्शन लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो चलिए एक तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिकली उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं कि ए है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है ऑफ कोर्स, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है ए, मतलब ये फोर्स है, ऐसा मान सकते हैं। तो हम उसको कैसे देख के कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर है? ठीक है, देख के तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये आपने ए जस्ट लिखा हुआ है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक जस्ट एरो का सिंबल दे देंगे अगर आप, तो उसको हम बोलते हैं इट इज ए वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ए। इसको हम पढ़ते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ते हैं, इट इज ए वेक्टर ए, या ए वेक्टर, ऐसा भी हम मतलब जो है जनरली पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जस्ट ये जो एरो साइन होता है, एरो साइन का मतलब हुआ कि आपने अब ये जो है आप एक स्पेशल चीज हो गया ये, अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है क्या होता है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन विल गिव यू द वेक्टर। ठीक है, तो बात ये होती है कि इस मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि दिस इज ए वेक्टर, ऐसा। ठीक है, एक जैसे कि यही एरो की बात कर रहा हूं, ये जो है मान लेते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज ए वेक्टर, ऐसा। ठीक है, ऐसा आपने दे दिया ए वेक्टर। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा, अब देखिए इसी चीज को आप दोनों से डिफाइन कर पाएंगे, मतलब दोनों चीज इसके अंदर कंटेंट है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है इसमें। अब कैसे होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो था जिसको आप वेक्टर बोल रहे थे, उसको तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन उसको ग्राफिकली कैसे बात करेंगे, तो ग्राफिकली हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो लेंथ होगा, लेंथ मतलब क्या, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम O लिखें और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको X लिखें, तो जो OX होगा, OX जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस एक्चुअली मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जो ये लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो मैग्नीट्यूड होगा ये। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, OX की जो वैल्यू होगी, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम बोलेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका अब तो बात यह है कि यार डायरेक्शन फिर कहाँ आ गई, उसमें कैसे हुआ। तो ये देखिए जो एरो सिंबल होता है, बेसिकली ये एरो सिंबल किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर ही ना, मतलब वो वेक्टर का जो सिंबल है, जो डायरेक्शन है वो किधर है, डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो ये जो हुआ एक इसका हमारा डायरेक्शन हो गया। तो जो एरो साइन होगा, मतलब जो एरो साइन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताइए क्या ये जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनाया वो पूरा का पूरा इस चीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं फुलफिल कर रहा है, कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया आपके अंदर, उसके अंदर जो है वो डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो ये तो रहा कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद से आता है कि हम जो है मैग्नीट्यूड को भी क्या कोई सिंबल दे सकते हैं, या डायरेक्शन को भी कोई सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर है यस। तो क्या है, मैग्नीट्यूड को जैसे एग्जांपल के तौर पे ए वेक्टर है, राइट, जैसे वेक्टर है या ए वेक्टर को आपने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, यहां मैग्नीट्यूड है, यहां डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर हुआ ना, उसके
बगल में 2 लाइन खींच दो आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब जो है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जो क्वांटिटी, जो अमाउंट है, जो लेंथ है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं इट इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं या इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये वेक्टर हो गया। जब आपने यहाँ पे 2 लाइन बना दिया, उसको एक्चुअली मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको क्या है, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब पढ़ने का तरीका है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको कंसीडर करता है। ये मैग्नीट्यूड आपका हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद से बात आती है कि चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड को भी भाई आपने मतलब जो है इसमें एक साइन, एक सिंबल दे दिया उसको, लेकिन डायरेक्शन को आप कैसे बताएंगे? मतलब ऐसा हुआ कि यानी कि अभी देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि ए हो गया आपका, या तो मॉड है, जो भी आप लिखते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद से डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अभी मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट सेक्शन होगा। यूनिट वेक्टर का बहुत ही स्पेशल वेक्टर है वो। तो जस्ट यहाँ पे चूंकि बात आ गई, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। केवल और केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और स्पेशल वेक्टर होता है, जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए वेक्टर के डायरेक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके ऊपर आप ये कैप, उसके ऊपर एक टोपी पहना दिया आपने। तो जैसे ये टोपी पहनाया आपने, वो जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर जो आपने मैथमेटिकली बताया था कि ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को आप जो है एक सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये है हुआ आपका ए कैप लगा देंगे, इसका मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, इसका मतलब ये आपका वेक्टर का एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कितने टाइप का है भाई? तो पहला चीज ये है कि कई टाइप के हैं, 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स अगर मेरे पास है, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या चीज होती है भाई? तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है? पैरेलल का मीनिंग, जैसे ये वेक्टर है, इसके पैरेलल है। ये आपका एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, क्या इसको आप पैरेलल वेक्टर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यानी कि पैरेलल वेक्टर्स में क्या हुआ कि जो एंगल होगा उसके बीच का, तो एंगल कितना होता है? वो हमारा 0 होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स में अगर हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल कितना होता है? एंगल 0 होता है। तो जहां भी, अब देखिए इसमें एंगल 0 है या नहीं है? पैरेलल लाइंस पता है आपको, ये है, ये भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है? चाहे इसके बीच का चाहे इसके बीच का, एंगल 0 डिग्री है या नहीं है? सो एंगल इज 0। उसी तरीके से यहां पर भी है, ये दोनों एक ही लाइन में है, मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद से एक इधर है और एक इधर है, या एक इधर है एक इधर है, ये जितने भी होंगे, चाहे ये आप बात करो, चाहे ये आप बात करो, चाहे ये आप बात करो, तीनों जो है, तीनों ही केस में ये एक पैरेलल वेक्टर्स हुआ। तो पैरेलल वेक्टर में क्या हुआ? जिसके बीच का एंगल जो है हमारा 0 डिग्री हो। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। तो जैसे कि एंटी पैरेलल होता क्या? जैसे एक लाइन इधर है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, सो दिस इज द एंटी पैरेलल। मतलब ये हुआ हमारा एक, ऐसे अगर कोई वेक्टर हो और कोई वेक्टर अगर इस तरीके का हो, सो दिस इज द एंटी पैरेलल। और फिर उसके बाद से मान लेते हैं पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस क्या हो सकता है? एक वेक्टर इधर हो, एक वेक्टर इधर हो, ये भी एंटी पैरेलल हुआ एक दूसरे के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भी एंटी पैरेलल है। कोई अगर मान लेते हैं कोई यहां पर हो, कोई यहां पर हो, ये भी एंटी पैरेलल हुआ। कोई अगर मान लेते हैं ये है, कोई ये है, दिस इज आल्सो एंटी पैरेलल। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो ये चारों ही केस में जो है, ये सभी के सभी, चाहे ये हुआ, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये सभी जो है एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। तो दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री अगर एंगल है, सो दिस इज नोन एज हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इट इज 180 डिग्री। कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे, सो इट इज ए 180 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा जो थर्ड वाला है, वो है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या है? मतलब ऐसा हुआ कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे? तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसमें दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों चीजें में से अगर कोई एक अगर हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, या दूसरा हो रहा है पहला नहीं हो रहा है, तो वो वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कब होगा? व्हेन ए इज इक्वल टू बी। और इसका जो डायरेक्शन होगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे कैप से हम सिंबल देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे इसको कि अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक,
तो अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, कोई भी अगर एक कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा नहीं, या दूसरा हो रहा है पहला नहीं, तो वो वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा? पहला सेटिस्फाई होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दूसरा होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? इसको अगर आप ऐसा लिखो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ए इज इक्वल टू बी, या आप बोल रहे हो मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ बी। दोनों चीजें याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, हमें दोनों वेक्टर का जो इंडिविजुअल, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए, दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए, या वो बराबर होने का क्या मतलब? एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब ए कैप मस्ट बी इक्वल टू ये बी कैप के बराबर, इसी डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब जैसे कि अगर यहाँ पर ही हम बात करें कि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स में क्या डायरेक्शन इक्वल होता है या नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल है या नहीं है? तो ये भी बिल्कुल डायरेक्शन इक्वल है। ये भी जो है आपका किस डायरेक्शन में, ये वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन इज दिस वन। चाहे आप इसका डायरेक्शन ले लें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सभी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये डायरेक्शन अलग हो गया है, सभी जो है एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाले हैं, सभी एक डायरेक्शन में। इट इज लाइक दिस, अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू, मतलब जो है क्या क्या चीजें होता है। ओके, अब इसके बारे में अब देखिए, जब जस्ट अगर हम बात करें कि कैसे वेक्टर इक्वल होगा, जस्ट सिंबल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर आप बताओ तो कि ये जो है मेरे पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये केस, दूसरा केस। अच्छा पहले लिख देता हूं मैं। तो ये हमारे पास कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल में अगर हम बात करें कि ये कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाला कि ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, क्या ये वेक्टर इसके बराबर है? तो इसमें मैग्नीट्यूड देखें, इसका मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर भी इक्वल नहीं है ना, तो इसका डायरेक्शन इक्वल है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है? सेकंड वाले केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन आप देखिए, तो ये डायरेक्शन का जो माने इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है, दिस डायरेक्शन आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस वन, सो डायरेक्शन इज इक्वल। बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मींस दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। सो इसका जो लेंथ है और इसका अगर हम लेंथ देखें तो दोनों लेंथ अनइक्वल है। तो दोनों लेंथ अनइक्वल होने की वजह से ये वेक्टर, इवन दो इट्स डायरेक्शन इज इक्वल, डायरेक्शन इज सेम, बट स्टिल दिस वेक्टर इज नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। कि ये चीज आपको याद रखनी है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर दैट मींस मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, डायरेक्शन मस्ट बी पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट इन दिस वन? इसमें देखें तो लेंथ ऑफ द वेक्टर तो ये सेम लग रहा है। ऑफ कोर्स मैंने स्केल से मेजर नहीं किया है, आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये इक्वल लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसलिए वेक्टर इक्वल नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल है, मतलब डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। अब क्या सभी कर सकते हो आप या नहीं कर सकते हो? तो उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है लेकिन डायरेक्शन इक्वल है, लेकिन केवल डायरेक्शन इक्वल होने से नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि डायरेक्शन इधर पॉइंट, डायरेक्शन इधर, तो डायरेक्शन ये इक्वल है, ये पैरेलल हुआ, डायरेक्शन इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड भी बेसिकली इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने से दिस वेक्टर इज इक्वल। व्हाट अबाउट इन दिस केस? मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट में पॉइंट आउट कर रहा है, और ये डायरेक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये हमारा नॉट इक्वल टू हो जाएगा। व्हाट अबाउट इन दिस केस? दिस इज इक्वल, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम पॉइंट आउट कर रहा है, सो इन दिस केस इट इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी जितना भी 8 एग्जांपल्स हमने कंसीडर किया है उसमें केवल ये वाला और ये वाला जो है वेक्टर्स इक्वल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कैसे ये वेक्टर का हमारा इक्वलिटी हो गया। ठीक है, अच्छा ये सब बहुत रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये बेसिक चीज़ों को समझेंगे तभी वेक्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और ये वेक्टर एक्चुअली मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको चाहे 1D पढ़े, या फिर उसके बाद से 2D पढ़े, या फिर उसके बाद से NLM पढ़े, या फिर उसके बाद से आप जो है जो भी रोटेशन है, जो भी जितना भी चैप्टर्स मैकेनिक्स से रिलेटेड है, वेक्टर का बहुत बड़ा एक रोल है एक्चुअली, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मैकेनिक्स समझना चाहते हैं तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ों को समझना है। ओके, तो अब कुछ और टाइप के वेक्टर्स है जो कि मैंने लिखा है, 1 बाय 1 इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे निगेटिव वेक्टर, तो ये निगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? तो फिर उसके बाद से वो पॉजिटिव वेक्टर क्या है? तो कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई ए वेक्टर है और हम बात करें कि इसका वो निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट आप क्या करो, डायरेक्शन को फ्लिप कर दो। मतलब ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, वो अभी इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को अगर हम फ्लिप कर दें, मैग्नीट्यूड को उतना ही रहने देना है,
मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेंथ उतना ही रहना चाहिए, जस्ट आपने डायरेक्शन को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं लिखते हैं, और डायरेक्शन को फ्लिप करने का मतलब हुआ इसको हम इधर सिंबल में देते हैं, तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन, इट इज लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे नहीं करते। अच्छा, इस पॉइंट को जब हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे तो एक चीज होता है कि जैसे इसको हम क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, तो ओके, समझ में आया कि नहीं आया कि ये जो है हमारा कैसा हुआ कि ये आपका, तो क्या हुआ कि ए वेक्टर अगर आपके पास है, इसका डायरेक्शन अगर इधर है, जस्ट आप उसको डायरेक्शन को फ्लिप कर दो तो उसको हम बोलते हैं कि माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो माइनस रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, माइनस जो रिप्रेजेंट करता है स्पेशली वो हमारा मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, डायरेक्शन को आपने जस्ट फ्लिप कर दिया है, डायरेक्शन को आपने जस्ट रिवर्स कर दिया है, उसको हम बोलते हैं इट इज ए माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अभी एक चीज और है कि जो हमने वेक्टर बताया अभी शुरुआत में कि उसको वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इट इज ए हेड, और इस चीज को हम बोलते हैं इट इज ए टेल, ठीक है ना। मतलब इसको हम हेड बोलते हैं और इसको हम टेल बोलते हैं। मतलब जो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा, जहां पे लगा हुआ है डायरेक्शन का सिंबल, वो हेड होगा, और नीचे वाला क्या होगा, ऑफ कोर्स एक हेड होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, टेल होगा। अब बात करते हैं कि ये जो आपका ये जो निगेटिव वेक्टर्स में आपने देखा, अगर मैं पूछूं कि यार एक बात बताओ आप कि इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, तो मॉड जो है हमेशा इक्वल होता है। मॉड मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू को आपको उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हो, आप उसके पॉजिटिव, मतलब मॉड का क्या मीनिंग होता है या मॉडुलस का क्या मीनिंग होता है, उसका आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हो। फिर उसके बाद से आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, लीनियर क्या चीज होती है, ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर हम बात करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, ऐसे वेक्टर जो इफेक्टिवली एक ही लाइन में हो, उसको हम बोलते हैं इट इज कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यानी कि वेक्टर्स विच आर इफेक्टिवली इन वन लाइन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, या सेम वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, दिस इज ए कोलिनियर वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एक वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर क्योंकि एक ही लाइन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस वन, क्या ये वेक्टर कोलिनियर होंगे, क्या एक ही लाइन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आंसर है यस, एक ही लाइन में इफेक्टिवली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब इसके लिए मतलब समझने के लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि कैसे ये ऐसा मैंने बोला कि कोलिनियर वेक्टर जो है वो कैसे ये है। देखिए, वेक्टर जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे चूंकि मैंने इक्वलिटी ऑफ वेक्टर बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक वेक्टर अगर आपके पास है जो ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसी वेक्टर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ओके लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर, इस वेक्टर को अगर मैं उठा करके यहाँ पे लेके जाऊँ, तो क्या जो पहले हमारे पास यहाँ पे वेक्टर था और अब जो वेक्टर हो गया, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हमने इक्वालिटी पढ़ा है कि इक्वालिटी में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के गया, डायरेक्शन इधर पॉइंट आउट कर रहा है, इसका भी डायरेक्शन इधर पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम था, तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हाँ ये वेक्टर मेरे पास था, इसको उठा करके मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या ये दोनों वेक्टर सेम होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, दोनों डायरेक्शन सेम पॉइंट आउट कर रहा है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए ये दोनों जो वेक्टर होंगे वो इक्वल वेक्टर होंगे। अच्छा, अब वहां से बहुत बड़ा एक चीज पता चलता है हमें कि अगर वेक्टर्स को आप ऐसा शिफ्ट करो, मतलब जैसे मान लो कि यहां से यहां लेके गए, या यहां से इवन यहां लेकर के गए, ऐसा लेकर के गए, तो यहां जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये वेक्टर है, यहां से उठा करके मैंने यहां पे इसको अगर कर दिया, तो ये दोनों जो वेक्टर होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये एक वेक्टर था कि नहीं था, ये ऐसा था, ये वेक्टर ऐसा, अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने उसको उठा करके यहां पे कर दिया, ऐसा कर दिया, और ऑफ कोर्स ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, ये वेक्टर मेरे पास है, मैंने उठा करके यहां पे कर दिया। क्या ये दोनों जो वेक्टर, पहले हमारे पास ये वेक्टर था, अब ये वेक्टर हो गया, क्या ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। तो बस सेम होने के लिए क्या देखना है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन सेम ही, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है, ये आपका डायरेक्शन सेम है, इसके लिए ये दोनों वेक्टर सेम होंगे। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, जो ये आपने यहां से यहां तक ऐसा शिफ्ट किया है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इट इज ए ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी में वेक्टर चेंज नहीं होता है, वो दोनों वेक्टर सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए मैं बता रहा हूं, इस वेक्टर को मैंने यहां पे रखा, इस वेक्टर को यहां लेके गए, इस वेक्टर को यहां लेके गए, इस वेक्टर को यहां लेके गए, इस वेक्टर को इवन ऐसा घुमाते रहो, ऑफ कोर्स डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। यहां पे अगर इधर लेके चले गए, डायरेक्शन चेंज हो गया भाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से घुमा करके यहाँ पे लेके गए, तो इसका मतलब पहले तो डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन ये हो गया कि नहीं होगा, इसलिए वेक्टर सेम नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे है, इसको आप ऐसा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से ऐसा जाएगा, और ये हर एक केस में एक्चुअली ये वेक्टर सेम होगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे प्रीवियस मैग्नीट्यूड और प्रीवियस डायरेक्शन से सेम ही है, तो ये जो वेक्टर्स होगा वो सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि क्या इस वेक्टर को, अब इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को अगर मैं उठा करके, जैसे ये वेक्टर मेरे पास था या नहीं था, ऐसा मेरे पास था, इस वेक्टर को उठा करके अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो क्या ये दोनों कोलिनियर हुए या नहीं हुए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है। तो चाहे आपका वेक्टर यहाँ पे हो, चाहे आपका कोई वेक्टर ये हो, चाहे कोई वेक्टर ये हो, ये सभी कोलिनियर, मतलब इफेक्टिवली वन लाइन में होना चाहिए। तो वन लाइन में होने का मतलब वन लाइन में आप कर ही सकते हो, सो इट इज ए कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब हम मतलब कोलिनियर वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो वेक्टर्स होते हैं वो इफेक्टिवली अगर एक लाइन में हुए तो हम उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, जैसे इस तरीके का है। अब हम बात करें कि नॉन कोलिनियर का मतलब जो वेक्टर एक लाइन में ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इवन आप इसको ट्रांसलेशनली शिफ्ट करके भी आप एक लाइन में नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, हम इसको जबरदस्ती मिलाएंगे, तो जबरदस्ती हम यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते ना भाई। यहाँ से यहाँ तक कर लिए, मतलब यहाँ से हमने इस वेक्टर को यहाँ पे लेके गए आगे, क्या ये एक लाइन में है? इसको आप इवन यहाँ पे भी मिला दो, यहाँ पे भी मिला दो, तो भी क्या ये एक लाइन में होगा? इफेक्टिवली एक लाइन में नहीं है। सो दिस वेक्टर इज नॉट कोलिनियर, मतलब ये दिस वेक्टर इज नॉट, दिस वेक्टर इज नॉन कोलिनियर। इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है, जो कि इफेक्टिवली वन लाइन में नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अच्छा यहाँ पे क्या ये वेक्टर कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है? तो मैंने अभी बताया था कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। पैरेलल में क्या हुआ कि एक पैरेलल भी आ गए, और ऑफ कोर्स हाँ एक चीज और इसमें है कि एक एंटी पैरेलल, दोनों ही ठीक है, वो कोलिनियर होगा। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या ये कोलिनियर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशनली। तो अगर जैसे ही आपने इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम हो जाएंगे। अब इस वेक्टर को आप मिटा सकते हो, तो क्या ये वेक्टर इफेक्टिवली वन लाइन में है कि नहीं है? तो ये वेक्टर जो है अगर एक लाइन में है, इसका मतलब ये हमारा कोलिनियर हो गया, ठीक है। नॉन कोलिनियर मतलब क्या हुआ कि ये इस टाइप का, इसको मतलब ऐसा हुआ कि कभी भी आप इसको एक लाइन में ना कर सको, कितना भी आप ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर दो, कितना भी उस वेक्टर को आप मतलब जो है एक ऐसा टाइप का मोशन दे दो, कितना भी आप शिफ्टिंग करो, वो कभी भी आपका एक इफेक्टिवली एक लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोप्लेनर की। कोप्लेनर क्या होता है? वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करें उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं है? बोर्ड एक प्लेन है। अच्छा, फिर उसके बाद से बात आती है यार प्लेन किसको बोलते हैं? तो फिर बात आती है सरफेस किसको बोलते हैं? इन जनरल जब प्लेन हम बात करते हैं, प्लेन का डेफिनेशन ये होता है कि आप एक ऐसा सरफेस एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्लेन जो होता है वो एक इस सरफेस का एक स्पेशल केस को हम प्लेन बोलते हैं। कब प्लेन बोलते हैं कि चूंकि बात आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी सरफेस को आप प्लेन कब बोलेंगे? जब आपने कोई भी दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, आपने कोई भी दो पॉइंट उस सरफेस पे ले लो, अगर उन दोनों पॉइंट से जो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर वो पूरा का पूरा उस सरफेस के अंदर लाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे इट इज ए प्लेन। समझ में आ रहा है? अगर वो पूरा का पूरा उस प्लेन में लाई नहीं या उस सरफेस में लाई ना करे तो उसको हम बोलेंगे इट इज ए सरफेस। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा प्लेन है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो, दो पॉइंट से जो भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन पूरा का पूरा अगर इसके अंदर कंटेन होगा तो इस सरफेस को हम बोलेंगे इट इज ए प्लेन। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? कोई भी दो लाइन अगर हम कंसीडर कर लें, यहाँ से यहाँ मान लें, तो ये जो होगा ये पूरा का पूरा लाइन इसी प्लेन के अंदर है या नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इट इज ए प्लेन। लेकिन फिर बात ये होती है कि सरफेस क्या होता है इन जनरल। तो जैसे किसी भी सरफेस जो कि प्लेन नहीं है, अब जैसे ये मान लेते हैं, ये ले लिया, क्या ये प्लेन है? तो आंसर है नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप इसमें कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो। तो यहाँ पे अगर ठीक है, मतलब शरारती बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे क्या किया, दो पॉइंट ले लिया, बोलेंगे कि ये सर ये तो दोनों मतलब ये तो दोनों आ गया इसी लाइन में, ये तो इसी में आ गया, तो इसीलिए हम इसको प्लेन बोलेंगे। नहीं, कोई भी मतलब इन जनरल कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया। अब आप बताओ इन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन इस सरफेस पे पूरा का पूरा लाई करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें एक देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने ऐसा कर दिया और इसको मैं यहाँ से कर दिया। जस्ट इसको आप एक काम करो, ये दोनों लाइन था ना, मैं बता रहा हूँ, हाँ अभी आप बताओ इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक लाइन कहाँ है? ये लाइन है। इन दोनों को मिलाने वाला एक लाइन है। क्या ये लाइन इस पूरे सरफेस पे बिलोंग कर रहा है? क्या इस पूरा का पूरा इस सरफेस पे है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जस्ट इन दो पॉइंट को छोड़ करके बाकी कोई भी मतलब जो है लाइन मतलब जो है इस सरफेस के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये जो पूरा का पूरा क्या लाइन है इस सरफेस पे है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस प्लेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी, इसीलिए हम बोले कोई भी लाइन, तो इसका मतलब ये हुआ ये लाइन बेसिकली क्या हुआ, हमारा इस सरफेस पे नहीं है, इसीलिए सरफेस प्लेन नहीं होगा। लेकिन अब जैसे कि वही मैं बोल रहा था कि अगर आपने
आपने इसको, अब आप प्लेन बोलेंगे या कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, इन दोनों पॉइंट को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो ऐसा होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा इसी प्लेन में है कि नहीं है, या इसी सरफेस पे है कि नहीं, कहीं पे भी। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कहीं पे भी 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लो, उन 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करेंगे अगर उस सरफेस पे है तो वो प्लेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कोप्लेनर का डेफिनेशन कि अगर आपके पास एक प्लेन है, कोई भी वेक्टर्स है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है, 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 ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है हमारे कोप्लेनर वेक्टर हुए। अब कोप्लेनर वेक्टर को समझने के लिए या नॉन कोप्लेनर वेक्टर को समझने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कब बोलेंगे? जब वो वेक्टर्स पूरे के पूरे आपके प्लेन में लाई करें। व्हाट अबाउट को नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स वो नॉन कोप्लेनर होगा जो उसमें से कोई भी एक वेक्टर उस प्लेन में लाई ना करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर मान लेते हैं ये है, तीसरा वेक्टर ये है, तो 2 वेक्टर तो इस प्लेन के अंदर पूरे के पूरे हैं, लेकिन ये वेक्टर क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक प्लेन में है, लेकिन जेड एक्सिस एक्चुअली उससे बाहर है। तो ये जो एक्स डायरेक्शन होगा या एक्स वेक्टर होगा या जो वाई वेक्टर होगा वो तो एक्स वाई प्लेन में होगा, लेकिन जो जेड वेक्टर है वो आपका एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा। इसलिए ये तीनों इस केस में मतलब ये जो तीनों एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर जो होंगे वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स को आपने ड्रॉ किया है वो सारे के सारे जो होंगे, कोई भी वेक्टर आप एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे वो जो जितने भी वेक्टर्स होंगे सभी वो हमारे प्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है, तो हमारा ये कोप्लेनर की बात आ गई। फिर उसके बाद से हमारा हो गया ये नॉन कोप्लेनर। और दूसरा चीज कि 2 वेक्टर अगर आप बात करें, 2 वेक्टर हमेशा ही एक कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। कोई भी 2 वेक्टर अगर आपने खींचा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक वेक्टर ये ले लूं, दूसरा वेक्टर ये ले लूं, ये 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। आप बोलेंगे कि यार मतलब जो है कैसे, ये वेक्टर चलिए इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वेक्टर है ये तो दूसरे प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो ये कैसे कोप्लेनर हो जाएगा? तो ये भी कोप्लेनर वेक्टर है। वो कैसे कोप्लेनर वेक्टर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इन दोनों वेक्टर को मिलाने वाला एक वेक्टर आपके पास कैसा था, 2 वेक्टर थे कि नहीं थे? देखिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैंने बोला कि दूसरा वेक्टर एक्चुअली ये है। इन दोनों वेक्टर को मिलाने वाला एक प्लेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो इन दोनों प्लेन्स दोनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई करें, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए ये प्लेन ऐसा प्लेन है जिस प्लेन के अंदर आपका दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, यानी कोई भी 2 वेक्टर अगर आप कंसीडर करते हैं वो दोनों वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होता है। ठीक है, हाँ 3 वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे तब वो कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाता है उसको हम बोलते हैं इट इज ए को इनिशियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वेक्टर हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम रहे उसको हम बोलते हैं इट इज ए को इनिशियल वेक्टर। सो इट इज लाइक दिस। सो ये वेक्टर सभी वेक्टर का जो पॉइंट है एक ही पॉइंट से हमारा मतलब निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं इट इज ए को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवीजन होता है बाय स्केलर क्वांटिटी इन ए वेक्टर। कोई भी अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, उसमें जस्ट एक हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, स्केलर इन द सेंस कि हमने 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, तो क्या चेंजेस क्या हो जाएगा इसमें? तो चेंजेस क्या होगा? चेंजेस कुछ नहीं होगा, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए वेक्टर अगर मान लेते हैं कि मेरा ये है, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो वेक्टर का जो लेंथ होगा वो जस्ट 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये इतना बड़ा हो जाएगा। सो इट इज 2a वेक्टर। लेकिन आप देख सकते हो कि डायरेक्शन बेसिकली सेम है, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, बट ए वेक्टर जो है वो ऑफ कोर्स 2a वेक्टर के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज्ड है। तो ये हमारा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का जो चीज हुआ कि मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक चीज और होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट अबाउट a/2, अगर हम डिवाइड भी कर दें तब क्या होगा? डिवाइड करने के बाद में भी इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे? जैसे ए वेक्टर मेरे पास मान लेते हैं कि हमारा 4, इसका मान लेते हैं कि लेंथ इज बेसिकली 4 यूनिट। इस ए वेक्टर का जो लेंथ है वो 4 यूनिट है। इसका मतलब अगर हम a/2 करें तब इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली 4/2 दैट इज 2। तो इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब ये 2 हो जाएगा। तो जस्ट मतलब हुआ क्या कि स्केलर का अगर आप चाहे वो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो, दोनों ही सूरत में क्या होगा? उस वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर एक बात करूं कि क्या, जैसे कि एक चीज और जस्ट ऐसे ही क्या हम 2 + a वेक्टर कितना होगा? इसका आंसर आप बताइए, 2 + a वेक्टर कितना होगा? तो बेसिकली ये जो है वो इनवैलिड एडिशन है। इनवैलिड एडिशन इन द सेंस कि 2 जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे ऐड नहीं कर पाओगे, सो इट इज अ इनवैलिड काइंड ऑफ एडिशन। ठीक है ना? तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे, स्केलर को स्केलर में ऐड करेंगे।